Hello everyone, today we are going to see the summary of this unit, that is units and measurements. Okay, तो आज के लेक्चर में हम इतना देखेंगे फिजिक्स क्या होता है वो देखेंगे पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन, देन फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे एंड फिर कुछ एरर्स देखेंगे. ओके, यूनिट्स देखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन. देखो यहाँ पे क्या है, फिज़िक्स इंट्रोडक्शन आज का है. ये देखो क्या है, फिज़िक्स एक्चुअली होता क्या है. देखो एक्चुअली ये साइंस का ब्रांच है. जैसे साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी, ओके, वो सब. तो इसमें क्या है, फिजिक्स एक ब्रांच है. ओके, जो एक्चुअली काम क्या करता है, ये स्टडी किस पे करता है, नेचर पे स्टडी करता है. जो नेचर के अंदर जो फिनोमिना चलते हैं, नेचुरल फिनोमिना की स्काई ब्लू क्यों है, देन हम जो कोई भी चीज़ है वो ऊपर से नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है ऐसे डायरेक्ट. ओके, तो ये सब फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, ऐसे बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना रहते हैं. उस सब का आंसर किस पे होता है, फिजिक्स के पास होता है. तो उस पर स्टडी किया जाता है. ओके, तो ये हमेशा जो हमारा ह्यूमन काइंड है वो मतलब जो लोगों के लिए ये एक्चुअली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके फ्यूचर के लिए. ओके, और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एक्चुअली क्या होती है, ये फिजिक्स में जो हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. और ये किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है. ओके, देखो क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्चुअली नंबर और यूनिट इसके टर्म्स में ही वो एक्चुअली मेजर एक्सप्रेस की जाती है. ओके, देखो अभी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. देखो कोई भी मतलब ये एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट हम मेज़र कर सकते हैं. ओके ओके, जो प्रॉपर्टी एक्चुअली मेज़र करने की किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अब जब मेज़र करते हैं तो हमें मिलनी चाहिए. ओके, तो ये हम जैसे लेंथ हो गए, लेंथ अगर हम जो हमारी रूलर रहती है, स्केल रहेगी, ओके, उससे हम मेज़र कर सकते हैं. मास को भी हम जो वेइंग मशीन रहती है उससे मेज़र कर सकते हैं. टाइम को मेज़र कर सकते हैं. ओके, फोर्स, प्रेशर, स्पीड, सबको, इन सबको मेज़र कर सकते हैं. ओके, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है. नेक्स्ट देखो क्या है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो इनके कुछ यूनिट्स भी आते हैं. तो यूनिट कैसे मेज़र किया जाता है, तो यूनिट क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड एक्चुअली वहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. रेफरेंस स्टैंडर्ड रहता है. ओके, जैसा देखो कोई भी रॉड है तो उसकी लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर में, मीटर में लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर. 5 जो है वो यहाँ पे नंबर है और मतलब वो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, और सेंटीमीटर जो है वो यूनिट है यहाँ पे. ओके ना, वैसे ही मास को हम किस में दिखा सकते हैं, किलोग्राम में दिखा सकते हैं. ओके, तो ये यूनिट का हो गया. अभी क्या है, ये यूनिट्स में भी देखो अभी यहाँ पे ये कुछ क्वांटिटीज़ दिए गए. देखो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, तो ये सब क्वांटिटीज़ है, इनके यूनिट्स भी दिए गए. देखो यहाँ पे यूनिट्स है सब. ओके, मीटर में, लेंथ मीटर में है, मास किलोग्राम में है, टाइम सेकंड में होता है. ओके, उनके सिंबल्स भी आगे दिए गए हैं. टेम्परेचर जो है वो इंडिया में तो हम डिग्री सेल्सियस से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है वो केल्विन रहता है. ओके, देन करंट एम्पेयर में देखेंगे. अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट को हम कैसे मेज़र करेंगे, मोल में. ओके, और जो लाइट की इंटेंसिटी है उसे मेज़र करने के लिए कैंडेला का यूनिट है. ओके, जो CD से रिप्रेजेंट किया जाता है. अभी जो यूनिट है ये स्टैंडर्ड हमने मान लिए, स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन स्टैंडर्ड बनने के लिए इसके भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, इसका क्राइटेरिया होगा. वो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है कि ये यूनिट जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए, मतलब सारे कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट करने देना चाहिए. ओके, देन इट शुड बी वेल डिफाइंड. ओके, मतलब इसकी डेफिनेशन अच्छे से बननी चाहिए. ओके, और ये फॉलो भी होनी चाहिए, मतलब उसकी डेफिनेशन. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी इजीली अवेलेबल, अवेलेबल भी होने जाना चाहिए कहीं पे भी. ओके, एंड इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज़. ओके, मतलब उसकी साइज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि हमें कैलकुलेशन में बहुत ईजी हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत डिफिकल्ट हो जाए ऐसा. ओके, तो ये एक्चुअली उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड दिए हैं कि ये सब स्टैंडर्ड्स एक्चुअली फॉलो होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स. देखो तो क्या रहता है कि ये जो यूनिट है इसकी भी एक सिस्टम है. ओके, अलग अलग यहाँ पे सिस्टम होती है. तो वो सिस्टम्स के कुछ टाइप्स है. वो टाइप्स कौन से होते हैं, एक तो एक CGS सिस्टम है, एक MKS सिस्टम है, एक FPS सिस्टम है, एक SI सिस्टम है. SI जो होती है वो सबसे स्टैंडर्ड होती है, जिसे बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल. ओके, CGS होती है वो होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. ओके, देन MKS जो होती है वो मीटर किलोग्राम सेकंड है, और FPS जो होती है वो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होती है. SI में हम एक्चुअली किसे यूज़ करते हैं, ओके, सेंटीमीटर किलो जो मीटर किलोग्राम सेकंड वाली सिस्टम है उसी को हम SI में भी यूज़ किया जाता है. ओके ना, देन नेक्स्ट देखो, तो अभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन तो हमने देख लिया कि ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है. जो ऑब्जेक्ट, जो प्रॉपर्टी हम
किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के बाद मिल सकती है हमें, ओके, उसे हम एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, ओके। तो इसके दो टाइप्स भी है, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं और एक सेकंड टाइप है इसका डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या आता है, ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ओके, मतलब अदर जो फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंड नहीं करती, ओके, वो इंडिपेंडेंट है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी से ही बनाई जाती है, ओके, ऐसा। तो इसमें एग्जांपल भी दिए गए, देखो लेंथ मास टाइम, ये एक्चुअली नहीं होते डिराइव्ड कहीं से भी। और ये यहाँ पे डेंसिटी दिया गया, डेंसिटी एक्चुअली में मास और वॉल्यूम दोनों को मिला के एक्चुअली बनाई जाती है, ओके ना। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मैं अभी जो बताया वही चीज़ है, ओके, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे, ओके, जिसका एग्जांपल भी मैंने बताया। यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी है, ओके, यही चीज़ है। इसके यूनिट्स जो रहते हैं उसे फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, पहला है लेंथ, इसका यूनिट है मीटर, सिंबल है स्मॉल एम। देन नेक्स्ट आता है मास, जिसका यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी। देन नेक्स्ट है टाइम, जिसका यूनिट है सेकेंड और इसका सिंबल है स्मॉल एस। देन नेक्स्ट देखो ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर और सिंबल है कैपिटल ए। देन है टेम्परेचर, इसका यूनिट है केल्विन, सिंबल है कैपिटल के। देन नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल और जो सिंबल है MOL, मोल ऐसा लिखा जाता है। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं जैसे, ओके, तो उसका यूनिट है कैंडेला और जो रिप्रेजेंट करते हैं CD स्मॉल CD लिखने का, ओके। तो ये सब हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। अब इससे जो बाकी के यूनिट्स बनाए जाते हैं, ओके, नहीं उसके पहले सप्लीमेंट्री यूनिट देख लेते हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दिए गए हैं, ओके, ये भी खुद से इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो उसमें क्या क्या आता है, प्लेन एंगल एक आता है और सॉलिड एंगल एक आता है। तो जो प्लेन एंगल रहता है, मतलब वो नॉर्मल हम जब 2D में अगर कोई भी एंगल बनाए, जैसे कोई यहाँ पे सर्कल है तो ये प्लेन एंगल हो गया, ओके, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन से, जिसका सिंबल है RAD। और अगर हम कोई कोन कंसिडर करें तो कोन के अंदर के साइड जो ऐसा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ओके, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओके। तो वो सॉलिड एंगल को हम यूनिट देते हैं स्टेरेडियन, ओके, स्टेरेडियन इसका यूनिट आ जाता है, ओके, जो सिंबल है SR, ओके, SR सिंबल है इसका, ओके, या फिर ओमेगा से भी लिख सकते हो। तो इसका देखते हैं, देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब क्या, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उससे बनाई गई जो क्वांटिटीज़ रहती है उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो फिजिकल हमारे पास 7 है, तो डिराइव्ड तो बहुत सारी होगी, ओके, 7 क्वांटिटीज़ को मिला के। तो कैसे बनती है, देखो यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़, देखो यहाँ पे डेफिनेशन तो दिया हुआ है, जो मैंने बताया वही है। अब एरिया जो है, एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ, ओके। ये किसका है एक्चुअली, ये है रेक्टेंगुलर का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर आप करते हो तो आपको एक्चुअली मिलेगा वहाँ पे एरिया, ओके। तो जो एरिया जो क्वांटिटी होगी वो 2 यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके बन रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ओके। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो बनता है वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से बनता है, ओके। तो मतलब क्या हुई, तीनों की तीनों तो लेंथ ही हो गई यहाँ पे। तो ये भी क्या बन जाता है, यहाँ पे डेंसिटी भी हो जाती है डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके। इस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, जिसके यूनिट जो बनते हैं उसे भी डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट बनता है, ओके ना। तो वॉल्यूम किसे बोलते हैं हम, जो बॉक्स के अंदर का एरिया है उसे वॉल्यूम बोला जाता है, बॉक्स के अंदर जितना स्पेस है उसे वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है बॉक्स के अंदर, तो क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम बचा है, ओके, फ्री वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है तो फ्री स्पेस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ओके, ऐसा हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या रहता है, ओके। तो डायमेंशन मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऐसे दिए गए हैं, ओके। फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पावर्स से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं, ओके। तो उसमें हम 3 क्वांटिटीज़ कंसिडर करते हैं, जो है LMT या फिर MLT बोल सकते हैं जिसे, MLT, ओके, जो मास लेता है, लेंथ रहता है और टाइम रहता है, मास लेंथ और टाइम, ओके। तो इसमें देखेंगे, देखो पहला एग्जांपल लिया है एरिया का। एरिया में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हम लेंथ जो है वो तो L से रहता है, मतलब लेंथ के लिए। ब्रेड्थ रहती है वो भी एक तरह की लेंथ ही रहती है, ओके, तो L ही लिखेंगे उससे। तो जो क्योंकि मास और टाइम से नहीं वो डिपेंड करते, तो वहाँ पे क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया, मतलब ये L के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
और एम और टी है वहाँ पे उसके ऊपर पावर 0 आ जाएगी। ओके, इस तरह से। तो किसके लिए होगा, ये एरिया के लिए हो गया। और अगर हम वेलोसिटी के लिए लिखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ रहती है, देखो डिस्प्लेसमेंट होता है एक तो लेंथ से डिपेंड किया जाता है। ओके, और जो हमारा टाइम है वो टी से डिपेंड किया जाता है। तो अब क्या होगा, देखो टी नीचे है, टी को ऊपर ले लिया तो क्या टी का पावर वहाँ पे -1 हो जाएगा। मैं एम एल टी लिखता हूँ, एल का पावर तो 1 ही था, एम था ही नहीं इसलिए 0 लिख देते, और टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये किसका हो गया। और इस तरह से फंडामेंटल यूनिट को साइड में ऐसा यहाँ पे ब्रैकेट देना है। ओके ना, तो इस तरह से ये हो गए हमारे डायमेंशनल फार्मूलाज हो गए। ओके, इस तरह से ये डायमेंशन फार्मूला बनता है। देखो 1 0 -1 कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ओके, इस तरह से देखो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड उसके डायमेंशनल सिंबल्स भी रहते हैं। ओके, तो ये उसके देखो डायमेंशनल सिंबल है, लेंथ के लिए एल है, मास के लिए कैपिटल एम, टी टाइम के लिए टी रहता है। ओके, और जो कुछ कुछ क्वांटिटी में टेम्परेचर भी यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे सिंबल के भी यूज़ करते हैं। ओके, हम देखेंगे आगे। देन इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई रहता है, लिमिनस इंटेंसिटी के लिए सी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज़ कुछ मेंशन की है। देखो यहाँ पे एरिया है, एरिया का देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा यूज़ किया, जो हमने अभी देखा वही है। ओके, यहाँ पे ऐसा बनेगा, उसका यूनिट भी लिखा हुआ है, वॉल्यूम भी है, देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ओके, यहाँ पे तीनों भी लेंथ है। देन डेंसिटी आएगी, स्पीड है, वेलोसिटी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके भी फिर से। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो पहले तो हमें क्या है वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी का, देन टाइम से उसको कम डिवाइड करेंगे। ओके, वो होगा। देन लीनियर मोमेंटम है, फोर्स है, इम्पल्स है, वर्क है। ओके, ये सब क्वांटिटीज़ हो गई। देन एनर्जी है, देखो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। ओके, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों टाइप की एनर्जी रहती है, दोनों का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम है। देन वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला और एनर्जी का सेम ही आता है। ओके, देन पावर आएगा, पावर का रहेगा। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, तो यहाँ पे देखो ए क्वांटिटी भी आ गई, ए किसके लिए आया, ये एम्पियर के लिए आया। ओके, फोर्स का पहले लिखा m⁻1 l⁻1 t⁻−3, एंड देन डिवाइड में हमारा चार्ज है, चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए लिखेंगे। ओके ना, इस तरह से हम यहाँ पे लिखा जाता है। देखो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। ओके, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस लिखा जाता है। तो जो हमने यहाँ पे चार्ज के लिए लिखा है ए, तो वहाँ पे ए की जगह पे कभी आई भी लिखा जाता है। ओके ना, इस तरह से, वो भी याद रखो। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड पी। ओके, आप यहाँ से सब देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखिए ये भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट रहता है वेबर। ओके, इस तरह से बोट यूनिट रहते हैं अलग अलग टाइप के, आपको देखना पड़ेगा सब। देखो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है, कुछ थोड़े बहुत ही रहते हैं तो उनको आप याद रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इतना टफ नहीं है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज़ अ एरर। ओके, तो एरर्स क्या चीज़ रहती है, देखो यहाँ पे मैंने वर्ड डाला है उप्स। मतलब क्या होता है कि कोई गलती आ जाना, आपने कुछ कर रहे हो काम, उसमें गलती हो जाती है, तो इसलिए हम वहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो हम उसी को एरर भी बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बीच में कुछ वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू से वो कुछ अलग ही आ गया, एक्चुअल वैल्यू हमारी जो हमें मिलने वाली थी एक्सपेक्टेड वैल्यू, उससे कुछ अलग आ गई। ओके, देखो डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू, मतलब जिसी को एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर इन मेजरमेंट। ओके, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू कुछ और है और हमने मेज़र की वो वैल्यू अलग है, तो इसमें जो बीच में जो डिफरेंस आ गया उसे एरर बोलते हैं। और अगर एरर कम करने, ओके, तो हमें मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट बनानी पड़ेगी, मतलब हमें जो कुछ मेज़र कर रहे हैं वो एकदम ठीक से काम करना पड़ेगा। तो एरर्स क्या होता है, वो पूरी तरह से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से निकाल नहीं सकते, बस उसे कम कर सकते। ओके, ये चीज़ होती है। ओके, एरर्स को हम कम कर सकते हैं, तो हम जो कुछ उसमें मिस्टेक हो रही है तो उसको सुधार के उसके कम कर सकते, बट पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, कहाँ ना कहाँ से कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं। ओके ना, तो ये एरर के भी कुछ टाइप्स है। देखो कौन से टाइप्स है, तो एरर के तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। देन है सिस्टमेटिक एरर है, और एक रैंडम एरर है। हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम के में कुछ खराबी हो तो भी आता है। ओके, देन रैंडम एरर्स भी रहते हैं। ओके, रैंडमली जो एक्चुअली आ जाते हैं, तो हम हर एक को देखेंगे। देखो तो पहला क्या है, देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आने के वाली चीज़ देखो,
तो ऐसे जो एरर्स रहते हैं किसकी वजह से होते हैं, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होते हैं। अच्छा इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो एरर आ जाते हैं। ओके, और सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज, और ऐसे एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट को और अच्छे से उसको बिल्डअप करेंगे, कुछ कहीं पे खराबी हो तो उसको रिपेयर करके हम इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से बनाएंगे, तो ऐसे एरर्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, और देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मीटर स्केल का, मीटर स्केल इज नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपर्ली देन ईच मेजर्ड वैल्यू गिव्स सेम एरर। ओके, तो वहाँ पे क्या हो गया, मीटर स्केल में प्रॉब्लम हो गया। तो ओके, तो उसको ठीक से हमें कैलिब्रेशन ठीक से हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे कम पड़ रहा है। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, दिस एरर्स आर ऑकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या होता है, हम जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें सेटिंग अगर डिफेक्टिव हो गई, ओके, हमारे हमसे कोई गलती डिफेक्ट है वहाँ पे, ओके, हमसे कोई हुआ है, ओके, तो वहाँ पे सिस्टमेटिक एरर आ जाता है। और ये ऐसे एरर्स भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम वहाँ पे जो कुछ मिस्टेक है उसको पहले डिटेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पे उसका जो कॉज आएगा उसे हम रिपेयर करना की ज़रूरत है। ओके ना, वैसे हम करेंगे तो ये भी मिनिमाइज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखो इसका एग्जांपल एक दिया गया है यहाँ पे। देखो जो एमीटर रहता है, मतलब जिससे हम करंट एक्चुअली मेज़र करते हैं, इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ओके, यहाँ पे एक ये रहेगा और एक यहाँ पे एरो रहता है। ओके, जो एक्चुअली घूमता रहता है हर जगह पे। ओके, तो वहाँ पे वो करंट मेज़र करते हैं। तो एमीटर इज़ नॉट पाइवोटेड एग्जैक्टली एट दी जीरो, मतलब वो क्या है, जब भी हम कुछ करंट नहीं फ्लो कर रहे हैं तभी वो एग्जैक्टली जीरो पे वो एक्चुअली वहाँ पे एरो दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, जो सेटिंग में प्रॉब्लम है। ओके, इट विल नॉट पॉइंट टू जीरो व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। ओके, तो ऐसे टाइम पे सिस्टमेटिक एरर आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वो जीरो करंट पे भी अगर हमें रीडिंग कुछ ना कुछ दिखा रहा है तो वो वहाँ पे गलत है। ओके ना, नेक्स्ट क्या है, देखो रैंडम एरर। तो ये क्या रैंडमली एरर आ सकते हैं। ओके, सो दीज एरर्स आर ऑकर्स ड्यू टू सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ओके, तो ये एरर्स किस लिए आते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट में कुछ सडन चेंज आ जाएगा, तो ऐसे एरर्स आ सकते हैं। ओके ना, दिस एरर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ओके, मतलब एक्सपेरिमेंट में एकदम से सडन कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में चेंज आ गया। ओके, तो ऐसे एरर आ जाते हैं और ये इस एरर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम कुछ अमाउंट में, लेकिन पूरी तरह से हम कंट्रोल नहीं सकते क्योंकि वो सडनली कभी भी आ सकता है। ओके, जैसे चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एकदम से वो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया। ओके, चेंज इन ह्यूमिडिटी, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज एक्सेट्रा। ओके, तो कुछ अमाउंट में हम वहाँ पे उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली उसे मिनिमाइज करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ओके ना, ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर के और रैंडम एरर के। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो ये जो एरर्स है इसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इनको मिनिमाइज करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है तो ये क्या है, फर्स्ट है, देखो टेकिंग अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर। मतलब हम बहुत सारे रीडिंग लेते हैं। ओके, कभी भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे रीडिंग लेते हैं। क्यों लेते हैं, तो यही चीज़ के लिए कि बहुत सारे रीडिंग लेंगे एंड देन उसका एवरेज निकालेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर एक अच्छी वैल्यू मिलेगी। ओके ना, आंसर हमारा करेक्ट आंसर के हम बहुत क्लोज आ जाएंगे। टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड फाइंड इट्स मीन वैल्यू। ओके, इस तरह से उसकी मीन वैल्यू हम फाइंड करते हैं यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट हुज लेस्ट काउंट इज स्मॉल। और इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे यूज़ करो कि जिसका लेस्ट काउंट बहुत स्मॉल। लेस्ट काउंट क्या चीज़ रहती है मैं आगे बताऊंगा। मतलब जैसे स्मॉलेस्ट जो हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, जो तो वो से लेस्ट काउंट बोलते हैं। ओके, तो लेस्ट काउंट की देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, द लेस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ इट। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट से जब हम एक्यूरेटली ले सकते हैं वो होता है उसका लेस्ट काउंट। तो वो लेस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना अच्छा हमें रीडिंग मिलेगा। ओके ना, उतना एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो एक वर्नियर कैलिकर इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे एक्चुअली हम रेडियस काउंट करते हैं। ओके, तो ये देखो कैसा रहता है, तो इसमें क्या है, हम इसका लेस्ट काउंट देखेंगे कैसा है। तो देखो कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर मिनिमम डिस्टेंस एक्यूरेटली, तो इससे हम कोई भी डिस्टेंस एक्यूरेट कर सकते हैं। देखो इसके 2 पॉइंटर है यहाँ पे, दोनों को यहाँ पे एक को सेट अगर कर देते हैं हम तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं आराम से। ओके, इट प्रेजेंट द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड ऑक्सिलरी स्केल डिवीजन। ऑक्सिलरी स्केल बोलते हैं या फिर इसे वर्नियर स्केल बोलते हैं। ओके, तो मेन स्केल कौन सा है, देखो ये जो लंबा जा रहा है वो मेन स्केल है और इतना जो पार्ट है ये एक्चुअली है वर्नियर स्केल का। ओके, इतना जो पार्ट है वो एक्चुअली वर्नियर स्केल का, मतलब जिसे ऑक्सिलरी स्केल भी बोलते हैं।
तो ये जो लेस्ट काउंट है एक्चुअली इसका वर्नियर कैलिपर का, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है लेस्ट काउंट? वैल्यू ऑफ मिनिमम डिवीज़न ऑन मेन स्केल, मतलब मेन स्केल पे सबसे मिनिमम डिवीज़न कितना है वो, और कितने नंबर ऑफ डिवीज़न हमारे ऑक्सिलरी स्केल पे या फिर वर्नियर स्केल पे है, मतलब ये जो छोटा स्केल है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिवीज़न है वो देखना है। और ये जो बड़ा वाला स्केल है इसमें सबसे छोटा डिवीज़न कितना है वो देखना है। तो इसका जो रेशियो बनेगा वैल्यू ऑफ मिनिमम डिवीज़न ऑन मेन स्केल में जो मिनिमम डिवीज़न है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन ऑक्सिलरी स्केल। ओके, ऑक्सिलरी स्केल पे कितने ज़्यादा डिवीजन्स दिखाए गए, ओके, कितने यहाँ पे नंबर्स के वहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं, तो अब लाइंस को अपने को मेज़र करना है। ओके, तो इस तरह से आप लेस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन कुछ डेफिनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, तो एरर का तो आपने पहले ही देख लिया। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है, ओके, इसी को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। देन एब्सोल्यूट एरर किससे बोलते हैं? जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या है कि हमने मीन वैल्यू तो निकल रही, ओके, और उसमें से हर एक मेजरिंग वैल्यू को अगर हम माइनस करते जाते तो हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा उसका। ओके, मतलब हर एक क्वांटिटी में कितना एरर है वो हमें पता चलेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ओके, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकल रहे उन सब का अगर हम एक्चुअली ऐड कर दे और उनका मीन निकाले तो हमें क्या मिल जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ओके, देन क्या है, रिलेटिव एरर। ओके, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ओके, तो हमें रेशियो अगर हम निकाल रहे, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो और डिवाइड बाय हम मीन वैल्यू, अगर इनका रेशियो ले ले तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिलेगा वहाँ पे। ओके, देन परसेंटेज एरर क्या रहता है, जो रिलेटिव एरर रहता है उसे बस पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मतलब क्या हो गया, इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर टू द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इंटू 100 अगर हम करते हैं तो हमें जो परसेंटेज एरर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर दी टुडेज समरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।